हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 500 महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। ठीक है, ये बेसिकली वन लाइनर्स पीडीएफ है जो एज इन जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए है ना, एज इन इंटरनेशनल नेशनल, साथ ही साथ अगर मान लो कोई वेब पोर्टल है, मिनिस्ट्री है, न्यू अपॉइंटमेंट है, ठीक है, कोई भी तरह का अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, इनकेस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाए कुछ इनॉग्रेट करते हैं, जैसे शांति हो गया, शांति बिल हो गया, ठीक है, या फिर इंद्रधनुष, है ना, वो एज एन इनिशिएटिव्स हो गए, कोई भी इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग एज एन वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एज एन स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि इस वन लाइनर पीडीएफ का एज एन सोर्स क्या है। ठीक है, देखो सोर्स एज इन ना बहुत सारे मैगजीन जैसे बीसीडब्ल्यू का हो गया, राइट, उसके बाद एडिटोरिया का हो गया, फिर उसके बाद ये केजीएस का भी हो गया, जितना भी इसमें इस मैगजीन में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है ना जो एज एन पेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो एज एन वन लाइनर्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको मैंने कलेक्ट कर लिया है और एज इन यहाँ पे एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप क्या क्या चीज़ से अभी मतलब आपको हाईलाइट अगर मैं बता दूँ तो आपको क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाला है। तो देखो इसमें बेसिकली आपको सम्राट चौधरी के बारे में और एज इन ऋषिकेश रॉय के बारे में, कुछ कुछ एज इन आपको एज इन डी वाई चंद्रचूड के बारे में, इनका बुक नहीं लिखा हुआ, किताब का नाम नहीं लिखा हुआ, वो आपको याद करने मैंने बता दिया है इस वीडियो में। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में आपको कुछ बता दिया है, प्रसून जोशी के बारे में कुछ बताया है। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो एज इन राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम बिहार जो 2026 में हुआ था, उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे सैयद अता हसैन हसनैन जो है, ये कौन है, आपके 43rd गवर्नर ऑफ बिहार हैं, उनके बारे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप और आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना क्योंकि बच्चे आधा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं अगर पहले ही बता दूं तो वो अच्छा रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, उस उर्जित पटेल के बारे में बताया है। अजय सेठ कौन है, यूपीएससी के एज इन कौन है, चेयरमैन है, नहीं अजय सेठ अजय कुमार है वो, है ना, ये एज इन कौन है, ये चेयरपर्सन है आईआरडीएआई के, उनके बारे में मैंने बताया। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और आप अगर आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे प्रसार भारती के बारे में, आईआरडीएआई के बारे में मैंने रिविजन पर्पसेस के लिए भी बता दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जितने भी करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जैसे कि यूएन हो गया, उसका यूनेस्को हो गए, उसका डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूएचओ के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, आईएलओ हो गया, आईएमएफ हो गया, तो सारे के बारे में मैंने यहाँ पे डब्ल्यूएचओ हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएईए हो गए, उसके बारे में मैंने बता दिया है। और जैसे ही पोर्टल खत्म होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाते हैं, तो वेब बेस्ड पोर्टल ऐप जो है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लास्ट में समअप कर दिया है। और यहाँ वेब बेस्ड पोर्टल जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, ऐप्स है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया है। तो आप आई होप दैट आप इस लेक्चर वीडियो को पूरा देखोगे, इट विल रियली बेनिफिट यू अलॉट। ठीक है, आप ध्यान रखोगे कि आप इसको पूरा देखोगे, नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, पर इन केस अगर आपको पता रहे कि इस लेक्चर वीडियो में क्या डिलीवर करने वाला हूँ, तो मैं अभी आपको पहले ही ओवरव्यू के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो है एज इन ये अपॉइंटेड है इंडिया के थर्ड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पहले डिफेंस मतलब सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जिनका डेथ हो गया था एज इन हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, उसके बाद जनरल अनिल चौहान थे दूसरे, और तीसरे जो है एज इन एनएस राजा सुब्रमणी है, ये एज इन सेक्रेटरी है, मतलब यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 31 में 2026 का हुआ है। ठीक है, ये एज इन पहले कहाँ पे कमीशन्ड थे, तो ये गढ़वाल राइफल्स में कमीशन्ड थे। और इस इन इनका कमीशनिंग ईयर मतलब एज इन ये जॉब कब ज्वाइन किया था इन्होंने, तो 1985 में। जनरल एनएस राजा सुरमानी जो है एज इन इंडिया के थर्ड सीडीएस बनते हैं आफ्टर जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान। ठीक है, एक हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन जो है ये एज इन अपॉइंटेड है 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एज इन एडमायरल किसान कृष्णा स्वामीनाथन, ये एज इन इनका अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 31 में 2026 है। सक्सेसर आप देखोगे बेसिकली तो ये इनको मतलब ये किनके प्लेस में आते हैं, तो एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के प्लेस में आते हैं। ये कमीशन हुए थे इंडियन नेवी में 1 जुलाई 1987 को। इसके साथ इनका स्पेशलाइजेशन सब देखोगे तो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर में काम किया है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे देखो एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो अज्यूम करते हैं एज अ 27th सीएनएस, मतलब सीएनएस मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि राजा रवि कुमार सिंह सॉरी राजेश कुमार सिंह जो है वो एज इन किससे रिलेटेड है। राजेश कुमार सिंह जो है ये एज इन एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं। ये
न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है डीआरडीओ के। ये एग्जिस्टिंग पोजीशन इनका डिफेंस सेक्रेटरी था, और अभी ये कौन है, ये एज एन एडिशनल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डीआरडीओ होल्ड करेंगे, ठीक है, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, सारा अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वाइस एडमिरल अजय कोचर कौन बने हैं, तो 48 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। कौन बने हैं, 48 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एज इन ये इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 29 मई 2026 को हुआ था। कौन, एडमिरल अजय कोचर। अजय कोचर जो है वो नेवी स्टाफ बने हैं, ठीक है। और अगर ऊपर अब चले जाओगे तो राजेश कुमार सिंह जो है वो डीआरडीओ के एज इन क्या बने, चेयरमैन बने हैं। कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो नेवल स्टाफ बने हैं, चीफ ऑफ 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे राजा सुरमानी जो है वो एज इन थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रिवीजन 5 क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सम्राट चौधरी। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार के लिए। देखो ये एज इन 24 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं। ओथ जो है इनका 15 अप्रैल 2026 को हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अचीवमेंट देखोगे तो बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे ये, है ना। अचीवमेंट मतलब ये बन गए हैं बीजेपी और के चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब पहले कोई अगर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार से तो यही हैं, एज इन सम्राट चौधरी। कंस्टिट्यूएंसी देखोगे तारापुर कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। अर्लियर पोजीशन ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। साथ ही साथ पोर्टफोलियो हेल्ड करते थे होम डिपार्टमेंट का। रिप्लेस किए हैं एज ए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जो है रिजाइन करते हैं 14 अप्रैल 2026 को। और नीतीश कुमार का पोजीशन जो आफ्टर रेजिग्नेशन है वो राज्यसभा एमपी बन गए हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी जो है बिहार के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ अप्रैल 2026, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ऋषिकेश रॉय। तो ऋषिकेश रॉय जो है वो एज एन अपॉइंट हुए हैं ऑम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। और साथ ही साथ ये प्रीवियसली क्या थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बने हैं, ये एज एन ऑम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। ये चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बने हैं, एज इन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ये 33rd चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बने हैं मनोज कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, डीवाई चंद्रचूड किससे रिलेटेड है, तो यानी ये मीडिएटर बने हैं। मतलब इनका काम क्या है, तो सेटलमेंट करना है इनहेरिटेंस डिस्प्यूट इन फैमिलीज और बिजनेस संजय कुमार, मतलब ऑफ लेट बिजनेसमैन संजय कुमार का। ये एज इन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका एक किताब है वो आप याद रख लोगे, बुक बाय हिम, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शशि शेखर वेम्पाथी। तो ये चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या, शशि शेखर वेम्पाथी जो है वो चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये सीईओ ऑफ प्रसार भारती पहले थे, प्रसार भारती थे सीईओ, मतलब सीईओ थे प्रसार भारती के। अब इनका टाइम पीरियड देखोगे तो एज इन सीईओ कब से कब तक थे, तो 2017 से लेके 22 तक, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रोहित जैन। ये एज इन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई बने हैं, अपॉइंट हुए हैं ये 3 मई 2026 को। टाइम पीरियड इनका 3 साल के लिए है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना। रिप्लेस करते हैं टी रविशंकर को। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा, और ये क्या बने हैं, डेप्यूटी गवर्नर, ये याद रखना आपको, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संजय मल्होत्रा और यहाँ पे रोहित जैन और टी रविशंकर तो ऐसे उनको रिप्लेस किया है इन्होंने। संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई गवर्नर दिसंबर 2024 को बने थे। और इनसे पहले कौन था, शक्तिकांता दास कब थे, इनसे पहले थे, बाद में थे, कम थे। उर्जित पटेल अभी फिलहाल क्या उनका एज इन प्रोफाइल है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रघुराम राजन को उतना नहीं, आप मतलब एज इन नहीं ही पूछ रहा है ना। तो पोजीशन अब देखोगे, नंबर ऑफ आरबीआई गवर्नर ये 26 हैं, कितने हैं, 25, 26 हैं। कौन, एज इन यहाँ पे संजय मल्होत्रा के बारे में बोल रहे हैं, 26वां एज इन क्या है ये, आरबीआई गवर्नर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, प्रसून जोशी के बारे में क्या है, तो एज इन ये चेयरमैन हुए हैं प्रसार भारती के। इनसे पहले प्रसार भारती में कौन थे, तो एज इन प्रसार भारती में आप देखोगे ये एज इन शशि शेखर वेम्पाती थे। कौन थे, शशि शेखर वेम्पाती थे, ठीक है। तो अगर हम आगे देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नहीं ऊपर छूट गया ना। प्रसार भारती के एज इन न्यू चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी। अपॉइंटमेंट इनका हुआ है 2 मई 2026 को। ये राइटर और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, चेयरपर्सन है सीबीएफसी के। सीबीएफसी जो है बेसिकली ये चेयरपर्सन सिंस 2017 थे, ठीक है। बाकी ठीक है, इतना नहीं जानना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा जो है वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन बने हैं। आईएफएस, मतलब आईएफएस ऑफिसर थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, बैच 1994 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विक्रम के दोरास्वामी के बारे में देखोगे तो ये एज एन एम्बेसडर बने हैं इंडिया का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। कौन,
विक्रम के दोरास्वामी। फटाफट देख लेना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, जो जानना था मैं उनके लिए डिटेल बता दे रहा हूँ। दिनेश त्रिवेदी के बारे में जानना है तो ये एज एन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश बने हैं, ये आप ध्यान रखोगे थोड़ा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बलबीर सिंह चौहान, ये एज इन चेयरपर्सन ऑफ 3 मेंबर्स कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ऑन मणिपुर वायलेंस बने हैं, बलबीर सिंह चौहान। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम बिहार 2026, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो, अब राज्यसभा इलेक्शन देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा इलेक्शन जो है ना वो एज एन बाइनल राज्यसभा इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके साथ ये इलेक्शन जो है मतलब 2 साल में एक बार, और इलेक्शन जो है बेसिकली 16 मार्च 2026 को हुआ था। विनिंग अलायंस जो है वो एनडीए थे। टोटल विनर जो थे वो 5 हैं। बीजेपी के विनर कौन है तो नितिन नवीन, शिवेश कुमार। जेडीयू के विनर कौन है, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। और आरएमएल के विनर जो है वो एज इन उपेंद्र कुशवाहा है। प्लीज आप ध्यान रखोगे, जेडीयू के नीतीश कुमार है और रामनाथ ठाकुर है। बीजेपी के एज इन नितिन नवीन शिवेश कुमार है और आरएमएल के विनर उपेंद्र कुशवाहा हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एनडीए बैक करते कैंडिडेट वॉन इन 2026 राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के बारे में। ये गवर्नर ऑफ बिहार है। कौन है, गवर्नर ऑफ बिहार है एज इन सैयद अता हसनैन। ये एज इन ओथ लेते हैं 14 मार्च 2026 को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आरिफ मोहम्मद को अब मतलब उनको वो हट के अब ये बन गए हैं, ठीक है, सैयद अता हसनैन। ये 14 मार्च 2026 को आते हैं एज एन वो अपने पोस्ट में। उसके बाद ये 43rd गवर्नर ऑफ बिहार है सिंस इंडिपेंडेंस। कितना, 43rd मेंबर ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार है। फिर सक्सीडेड आरिफ मोहम्मद खान। ये कमीशन किए गए थे, मतलब 4th बटालियन गढ़वाल राइफल में कमीशन थे। कमीशनिंग ईयर जो था इनका वो 1974, मतलब ये एज इन जॉब कब पकड़े थे 1974 को। और ये क्या जॉब पकड़े थे, ये बेसिकली 4th बटालियन गढ़वाल राइफल की एज इन वहाँ काम कर रहे थे। मिलिट्री एकेडमी देखोगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एज इन ये वहाँ थे। उसका मेजर कमांड्स जो है ये 15 कॉप्स श्रीनगर, 21st कॉप्स। फॉर्मर रोल इनका क्या रहा है, ये मेंबर रहे हैं ये 15 कॉप्स श्रीनगर और 21 कॉप्स के, साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एज एन वहाँ पे भी काम किए हैं। एनडीए में टेनवर अब देखोगे फरवरी 20 से लेके मार्च 2026 तक। और एडिशनल रोल इनका क्या है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पीएम्स लाइब्रेरी एंड म्यूजियम 2015। और चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 2018, ठीक है। क्या नाम इनका, सैयद अता हसनैन। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आरएम नचामाई। ये एज इन चीफ सुपरिटेंडेंट काइगा ग्रीटिंग स्टेशन यूनिट 3 एंड 4 बने हैं, ठीक है। ये एज इन लोकेशन का कर्नाटक है, ठीक है, छोड़ो इनका नहीं जानना है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड, यानुम केमचंद सिंह ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर बने हैं। तो ये एज इन चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ना पूछ देता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानुम केमचंद सिंह जो है ये एज इन सीएम ऑफ मणिपुर बने हैं। ये इनका ओथ जो है 4 फरवरी 2026 को हुआ है। फॉर्मर पोजीशन देखोगे तो स्पीकर थे मणिपुर असेंबली के, अब ये क्या बन गए, सीएम बन गए। क्या नाम है इनका, यानुम केमचंद सिंह। और यहाँ पे अदर आइडेंटिटी में देखोगे तो टाइकोंडो एज इन प्रैक्टिशनर है। और यहाँ पे अचीवमेंट देखोगे तो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव 5th डैन ब्लैक बेल्ट इन ट्रेडिशनल टाइकोंडो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, सुनेत्रा पवार। देखो मात्र देखो अभी 10 मिनट में हम लोगों ने 20 फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको बस इनका एक बार कॉपी पेन में नाम लिख लेना है, ठीक है। सुनेत्रा पवार आप देखोगे तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बनती है 31 जनवरी 2026 को। ये एज इन पहली वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र की। स्पॉस इनके एज इन अजित पवार है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नितिन नवीन। तो नितिन नवीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बेसिकली नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हैं। कौन है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हैं। एज इन 20 जनवरी 2026 को इनको अपॉइंट किया गया है एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। एज ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इनका 44 ईयर है। अचीवमेंट देखोगे तो यंगेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट और फर्स्ट लीडर फ्रॉम बिहार टू होल्ड दिस पोस्ट, ठीक है। पहले लीडर कोई ऐसा बने हैं जो प्रेसिडेंट बने, नेशनल प्रेसिडेंट बने बीजेपी के, और ये यंगेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट है। फर्स्ट असेंबली देखोगे इनका तो 2026 में पटना वेस्ट से था। फिर इलेक्टेड फ्रॉम बांकीपुर 2010, 15, 20, 25, ठीक है। आपको एज ए नितिन नवीन थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रवीण वशिष्ठ देखोगे तो एज इन विजिलेंस कमिश्नर एज इन अपॉइंट हुए हैं। प्रवीण वशिष्ठ जो है वो एज इन विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे एज इन क्या हुए हैं, वो इलेक्ट हुए हैं, सॉरी अपॉइंट हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखोगे सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अपॉइंटमेंट इसका 16 जनवरी 2026 को हुआ है। सीवीसी एक्ट जो है वो 2003 का है। कॉम्पोजिशंस क्या रहते हैं तो 1 विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। 1 विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर,
और 2 विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। टाइम पीरियड इनका 4 साल या फिर 65 ईयर, जो भी जल्दी हो जाए। और करंट देखोगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो एज इन करंट सीवीसी हैं, कमिश्नर, है ना। उसके साथ यहाँ पे सीवीसी का एस्टैब्लिशमेंट 1964 को हुआ था। ये रिकमेंडेशन किनका था, तो शांताराम कमेटी का था। ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब पूछता है कि सीवीसी जो है या फिर आरबीआई, मतलब कोई भी तरह का संस्थान जो है वो किन के रिकमेंडेशन में आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर वो सब, है ना। तो एज इन ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शांताराम कमेटी है, और स्टेटस जो एज इन स्टैट्यूटरी ग्रांट जो है एज इन थ्रू सीवीसी एक्ट 2003 के तहत इनको मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू राकेश अग्रवाल, ये एज इन डायरेक्टर ऑफ जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन, शत्रुजीत सिंह कपूर, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बने हैं, ठीक है। जो नहीं उतना ध्यान रखना है वो मैं बस एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके भी दिमाग में रहेगा हमेशा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अक्काई पद्मशाली, ये एज इन मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रवीण कुमार एज इन डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, प्रवीण कुमार बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू राजकुमार गोयल, राजकुमार जो गोयल जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। कौन बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। अपॉइंटमेंट डेट अब देखोगे 15 दिसंबर 2025, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। राजकुमार गोयल जो है वो एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जज जस्टिस सूर्यकांत, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है एज एन अपॉइंट हुए एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके साथ ये कितने नंबर हुए हैं, तो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर अपॉइंटमेंट इनका एज इन 24 नवंबर 2025 को हुआ है। सक्सीड किए हैं एज इन जस्टिस भूषण आर गवई को, एज इन मतलब पहले इनसे पहले जस्टिस सूर्यकांत से पहले जस्टिस आर भूषण गवई थे। उसके साथ टाइम पीरियड इनका 9 फरवरी 2027 है। इनका बर्थ जो है एज इन 10 फरवरी 1962 को हुआ है। इनका बर्थ प्लेस इन पेटरवार विलेज हिसार हरियाणा में है, पेटवार विलेज हिसार हरियाणा में है। यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा थे ये 7 जुलाई 2002 को 2000 को। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बने 5 अक्टूबर 2018 को। इतना नहीं जानना है, ठीक है। एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एज इन 24 में 2019। ये फॉर्मर रोल्स इनका आप देख लोगे तो नालसा के चेयरमैन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जजमेंट में देखोगे आर्टिकल 370 केस, और कौन सा एक तो ओआरओपी केस, फिर पेगासस केस और सेडिशंस लॉ केस जो है इनके द्वारा हैंडल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे तो चंद्रपूरम पूर्णस्वामी राधाकृष्णन जो है ये एज इन 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। कौन, चंद्रपूरम सीपी राधाकृष्णन, है ना, सीपी राधाकृष्णन, इतना तो याद रखना ही होगा। सीपी राधाकृष्णन जो है एज इन 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। 12 सितंबर 2025 को इनको अपॉइंट किया गया था। इनका बर्थ जो है एज इन 4 में 1957 को हुआ है। कब हुआ है, 4 में 1957 को हुआ है। बर्थ प्लेस देखोगे तो त्रिपुर तमिलनाडु में हुआ है। ये एज इन आरएसएस मतलब आरएसएस के मेंबर हैं। उसके साथ ज्वाइंट जनसंघ इन 1974, इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम कोयम्बतूर 1998-1999 में। बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट थे ये 2004 से लेकर 2007 तक। फॉरनर पोजीशन देखोगे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नर ऑफ झारखंड रहे हैं इनसे पहले, जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है। तो एज इन ये एडिशनल चार्ज ऑफ तेलंगाना रहे हैं, पुडुचेरी रहे हैं और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी रहे हैं। फिर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये आपका एज इन देख लेना आप एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू डीके शिवा कुमार। डीके शिवा कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बने हैं। ओथ जो है इनका 3 जून 2026 को हुआ है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा है, सक्सीड करते हैं सिद्धारमैया को, और सिद्धारमैया रिजाइन करते हैं 28 मई 2026 को। तो आपको ये याद रखना है कि डीके शिव कुमार जो है वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, डीके शिव कुमार। उसके बाद क्वेश्चन 31 देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू उर्जित पटेल। जैसे मैंने आपको बोला भी था उर्जित पटेल को ध्यान रखना होगा। देखो अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कौन, ये एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ बने हैं। इनका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। टाइम पीरियड इनका 3 साल है। फॉर्मर पोजीशन देखोगे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई का टेनवर देखोगे मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वो जो 16 से लेके 18 तक रहे हैं। रिजाइन करते हैं आरबीआई गवर्नर को दिसंबर 2018 में। करंट आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एज इन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। साथ ही साथ आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर करंट टर्म्स में जो है वो एज इन 2004 से लेकर 2029 तक सेकंड टर्म है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि उर्जित पटेल जो है वो एज इन क्या बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आईएमएफ के इंडिया की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू अनीश दयाल सिंह। ये एज इन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, एनएसए बने हैं डेप्यूटी अनीश दयाल सिंह।
उसके बाद ये एज एन वी नारायण जो हैं, ये एज एन इसरो के चेयरमैन है। वी नारायण कौन है? ये इसरो के चेयरमैन है। ये एज एन अपॉइंट होते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ज्वाइन करते हैं इसरो को 1984 में। और साथ ही साथ ये एज एन मेजर कंट्रीब्यूटर हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वी नारायण जो है वो चेयरमैन ऑफ इसरो हैं, और LMV3 सिग्निफिकेंस जो है इंडिया का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे, अजय सेठ के बारे में देखना है। तो ये चेयरपर्सन है इन IRDA का। ठीक है, मतलब IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? अजय सेठ, ये उसके चेयरमैन है। फॉर्मर पोजीशन देखोगे इनके द्वारा, मतलब ये कौन सा पोस्ट हैंडल करते थे? तो फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी का, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। IRDA का स्टैब्लिशमेंट अब देखोगे 1999 में हुआ था। और टाइम पीरियड, मतलब ये IRDA जो है एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, IRDAI से क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में, कितना एज इन इसमें FDI का स्टेक्स रहता है। ठीक है, आंसर उसका 74% रहता। बच्चे 50% मार के आए थे, क्योंकि उस टाइम जो है वो तत्कालीन, मतलब तुरंत ही एग्जाम के 2-3 महीने पहले वो 50% 74 किया था। करंट अफेयर्स का वो टॉपिक था, आपको ध्यान रखना है। IRDA जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन 35 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू S महादेव महेंद्र देव के द्वारा। तो ये एज इन चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर EAC-PM के। अपॉइंटमेंट ईयर इनका 2005 है। कौन? S महेंद्र देव। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 36, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जो है, इनके बारे में जानना है कुछ। तो ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। उसके बाद तुहिन कांता पांडे जो है वो एज इन इंडिया के कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी सेबी के क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे, ये एज इन जस्टिस शील नागू के बारे में जानना है। ये एज इन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी है 2 जून 2026 को। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये एज इन चीफ जस्टिस थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। उसके क्वेश्चन 38 देखोगे, एज इन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू जस्टिस श्री चंद्रशेखर। ये एज इन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं। और कौन बने हैं? तो एज इन जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, है ना। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस संजीव सचदेवा जो है, ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं, है ना। उसके साथ मतलब 4 जज का एज इन रिक्रूटमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो अरुण पाली जो है, ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से भी ज़्यादा हो गया ना। फिर वेंकिटा सुरमाणी मोहना, ये एज इन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी बने हैं। और यहाँ पे जस्टिस आलोक अराधे, ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने। तो आप एक बार एज इन CJI कर लेना, नहीं चीफ जस्टिस नहीं करना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख लेना, है ना। और एज इन ऐसे एरो डाल के सारा नाम लिख लेना आप एक बार में। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखो एज इन विपुल मनु भाई पचौली जो हैं, ये भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट मेंशनड। ठीक है, इस PDF में आप देखोगे बेसिकली, तो एज इन जजमेंट्स हम लोगों ने देखा था, है ना। देखो आर्टिकल 124 देखोगे, मतलब एज इन अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने देखा था। तो आर्टिकल 125 124 देखोगे, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। आर्टिकल 126 देखोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। फिर एज एन आर्टिकल एक्टिंग चीफ जस्टिस, आपको याद रखना चाहिए कि बिहार में एज एन एक्टिंग गवर्नर का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, 43rd गवर्नर बने हैं, तो बेशक है कि एक्टिंग गवर्नर बहुत होंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, नहीं आर्टिकल 127 देखोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। आर्टिकल 131 जो है वो ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 137 देखोगे, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 143 जो है वो प्रेसिडेंट्स पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जस्टिस मीनाक्षी एम राय। ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनी है। क्या बनी है? CJI ऑफ पटना हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिस मीनाक्षी एम राय जो है, ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बने हैं। ये इनका अपॉइंटमेंट जो है 5 जून 2026 को हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जस्टिस मीनाक्षी एम राय। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ओवर ईयर कि एज ए जस्टिस संजीव कुमार जो है, ये एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस बने हैं। और हाई कोर्ट ये एज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के ये एज इन जज थे। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जस्टिस रविंद्र जूह। ठीक है, ये एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस बने हैं एज इन बॉम्बे हाई कोर्ट के, और जून 2026 से। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस विवेक रुशिया जो है एज इन चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CIC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली 12 अक्टूबर 2005 को ये एज एन आता है।
फिर गवर्निंग लॉ जो है बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत है। ये हेड किया गया है सीआईसी के द्वारा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ये एज इन 1 सीआईसी और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं। पर्पस इनका क्या है, एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई प्रोविजंस का। उसके साथ अब देखो यहाँ पे कि सीआईसी जो है एपेक्स एपेलेट अथॉरिटी है जो एज इन आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एज इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में। तो सीवीसी का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1964 में हुआ था। वहीं पे सीआईसी का एस्टैब्लिशमेंट जो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आया हुआ है। ठीक है, ये एज इन कंपेरेटिवली अब देखोगे थोड़ा याद रहेगा, है ना। तो सीवीसी जो है पहले आया 1964 में। तो ये एज इन बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखोगे तो रिकमेंड किया गया था सांतानम कमेटी के द्वारा 1962 से 1964 इनका टाइम पीरियड रहा है सांतानम कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट हुआ है सीवीसी एक्ट 2003 के तहत। कमीशन देखोगे, 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो एज इन क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है ये विजिलेंस करने के लिए, है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, यही ये कह रहा है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में अगर आप देखोगे तो बेसिकली तो ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 2009 में। ठीक है, कब हुआ था, 2009 में। 1964 में क्या आया था बताओ, 1964 में एज इन यहाँ पे देखो सीवीसी आया था। ठीक है, कहाँ गया, मैं ऊपर कैसे भाग गया तुरंत। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक 2005 के अंतर्गत आया था, 1964 में सीबीसी आया था। ठीक है, 1964 में सीबीसी आया था। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये एज इन 2009 को आया था। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत आया था। सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये, इसका नेचर। उसके जुरिडिक्शंस आप देखोगे नेशनल लेवल में जुरिडिक्शंस है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशंस है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस का। ये एज इन फाउंडिंग डायरेक्टर इनके कौन है, तो राधा विनोद राजू। कौन है, राधा विनोद राजू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीए के बारे में हम लोगों ने बताया भी था उस टाइम, है ना। देखो आईआरडीए जो है बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 को हुआ था। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, एज एन ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। मेन फंक्शन क्या है इसका, तो प्रोटेक्ट करना है पॉलिसी होल्डर इंटरैक्ट को, साथ ही साथ रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योर करना है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 53 जो कहता है कि प्रसार भारती के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, देखो एज एन लीगल बेसिस देखोगे प्रसार भारती का, तो ये ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत इसको एज एन लीगल राइट मिला है। ये ऑपरेशनल हुआ है सिंस 1997। और ये एज एन देखोगे नेचर इसका, तो ये स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। मेजर कंपोनेंट आप देखोगे तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है एज एन मेजर इंपॉर्टेंट, मतलब मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 54 कि एज इन इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में एज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। ये एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है प्राइम मिनिस्टर के। ये एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइस करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ रिकमेंड करते हैं ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ के भी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 55 कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, एनडीएमए के बारे में बताना है। तो एज एन एनडीएमए के बारे में देखोगे एज इन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। ठीक है, यहाँ कट गया है थोड़ा सा, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। टेनवर इनका आप देखोगे फरवरी 2020 से लेके मार्च 2026 तक है। और रोल इनका जो है एज एन मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 56 देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गढ़वाल राइफल। तो ये एज एन एन एस राजास्वामी जो एज एन कमीशन किए गए इनटू गढ़वाल राइफल इन दिसंबर 1985। या एज इन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो है वो एज एन कमीशन कर गए हैं एज एन 4th बटालियन गढ़वाल राइफल इन 1974। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन अभी ए एज इन यहाँ पे देखोगे सैयद अता हसनैन जो है एज इन अभी न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार बन गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 57 देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्नर जो है अभी कौन है, एज इन न्यूली अपॉइंटेड संजय मल्होत्रा है। ये एज इन इनका पोजीशन आप देखोगे कि 26 आरबीआई गवर्नर बने हैं। ये अपॉइंटमेंट इसका कब हुआ है इनका, तो दिसंबर 2024 में हुआ है। डेप्यूटी गवर्नर जो है अपॉइंट हुए हैं 2026 में रोहित जैन। और अदर डेप्यूटी गवर्नर आप देखोगे तो एज इन शिरीष चंद्र मुर्मू, डॉक्टर पूनम गुप्ता और स्वामीनाथन जे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अब देखोगे तो कौन कौन है, तो उषा जानकी रमन और सोनाली सेन गुप्ता, संजय कुमार हंसदा, और अपॉइंटमेंट टाइम पीरियड इनका कब है, तो अक्टूबर 2025। उसके बाद यहाँ पे इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा है व्हीकल
जो एज इन कंट्रीब्यूशन है वी नारायण का, वी नारायण जो है एज ए न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है। तो एज इन देखोगे तो ये एज एन कमीशन इसरो जो है, मतलब वी नारायण जो है वो ज्वाइन करते हैं इसरो को 1984 में। ये बेसिकली प्रोपोल्शन टेक्नोलॉजी में मेजर एरिया है इनका। एसोसिएटेड लॉन्च व्हीकल इनके साथ पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LMV-3 है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जस्टिस भूषण आर गवई, एज इन ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं ना। ये एज इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये प्रिसीड किए हैं जस्टिस KG बालाकृष्णन को। ये पहले दलित CGI थे, ठीक है, मतलब पहले एज इन दलित मतलब दलित CGI थे, ये सेकंड दलित, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा। ये एज इन एक्टिंग CGI बने हैं। ये बेसिकली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एज इन क्या थे, ये जज थे वहाँ के और अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट मंथ इनका जो है 2026 में एज इन क्या, एक्टिंग चीफ जस्टिस का। उसके बाद यहाँ पे आप जस्टिस लीजा गिल के बारे में देखोगे तो ये एज इन चीफ जस्टिस बनी है। ये हाई कोर्ट एज इन कहाँ के, आंध्र प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अपॉइंटमेंट इसका 25 अप्रैल 2026 को हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू जस्टिस सुश्रुत अरविंद, ये एज इन चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बने हैं। ये दिसंबर 6 2026 को। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस सुजॉय पॉल के बारे में देखोगे क्वेश्चन नंबर 64, ये चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एज इन 16 जनवरी 2026 को। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस सोमन सेन जो है एज इन चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट बने हैं 10 जनवरी 2026 को। और मनोज कुमार गुप्ता जो है वो एज इन उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं 10 जनवरी 2026 को। उसके बाद जस्टिस रेवाती मोहिते डेरी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट बनते हैं 10 जनवरी 2026 को। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जस्टिस महेश शरद चंद्र के बारे में देखोगे, मतलब जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक के बारे में। ये चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट बनते हैं महेश शरद चंद्र सोनक एज इन 9 जनवरी 2026 के ये बनते हैं। उसके बाद जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट बनते हैं 4 जनवरी 2026 को। उसको जस्टिस M सुंदर जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट बनते हैं 15 सितंबर 2025 को। तो अभी आपको पता चल रहा होगा ये बेसिकली जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस के बारे में ये यहाँ पे इसका थीम चल रहा है। ठीक है, अगर आपको एज इन लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर लोगे, उसके बाद आगे आप देखते रहोगे। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो इससे एक चीफ जस्टिस के बारे में शायद पूछता है कभी कभी, इसीलिए उस हिसाब से जो न्यूली अपॉइंटेड जो 2025-26 में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज इन इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। जस्टिस MS रामचंद्र राव जो हैं ये एज इन चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट 22 जुलाई 2025 को। और जस्टिस आशुतोष कुमार एज इन चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट 21 जुलाई 2025 को बने हैं ये। फिर अपरेश कुमार सिंह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट 19 जुलाई 2025 को बने हैं। जस्टिस विभू बकरू जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट 19 जुलाई 2025 को बने हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे एज इन यहाँ पे बोला गया है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है इस PDF में। तो देखो सबसे पहले 2014 सॉरी आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 216 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 217 जो है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 222 जो है वो ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट बताते हैं। और आर्टिकल 2026 जो है वो डील करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट, है ना, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और आर्टिकल 226 जो है वो एज एन हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नंद किशोर यादव क्वेश्चन नंबर 76 देखोगे, हमारा एज जज का वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। नंद किशोर यादव के बारे में देखोगे, ये गवर्नर बने हैं नागालैंड के 13 मार्च 2026। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, नंद किशोर यादव। उसके बाद विजय कुमार सक्सेना जो है वो LG बने हैं लद्दाख के 13 मार्च 2026। मार्च का है और 26 का है, तो बेशक ये इंपॉर्टेंट है ही। नंद किशोर यादव, है ना, नंद किशोर यादव जो है वो एज इन नागालैंड के बने हैं गवर्नर। और एज इन विनय कुमार सक्सेना जो है वो लद्दाख के गवर्नर बने हैं, LG बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एज इन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है ये एज इन गवर्नर ऑफ केरला बने हैं। ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एडिशनल चार्ज था इनका एज इन गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और अपॉइंटमेंट इनका 12 मार्च 2026 को एज इन गवर्नर ऑफ केरला बने हैं। उसके बाद RN रवि जो है वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने हैं 12 मार्च 2026 को। और शिव प्रताप शुक्ला जो है एज इन गवर्नर ऑफ तेलंगाना बने हैं 11 मार्च 2026 को। और तरनजीत सिंह संधू जो है वो LG बने हैं दिल्ली के 11 मार्च 2026 को।
तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो एज एन एलजी बने हैं दिल्ली के 11 मार्च 2026 के लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कविंदर गुप्ता जो है वो गवर्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश के 10 मार्च 2026 को। सारा आप लिख लोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है, इससे एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल ही आएगा इस पीडीएफ से, तो याद रखना है आपको। एक से 2 घंटे में अगर 2 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो उससे क्या है, उससे अच्छा बात और क्या ही हो सकता है ना। उसको यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा जो है एज इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखोगे, जिष्णु देव वर्मा जो है ये गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के 10 मार्च 2026 को। 2026 वाला तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखोगे, अशोक गजपति राजू जो हैं वो गवर्नर बने हैं गोवा के 26 जुलाई 2025 को। और असीम कुमार घोष, क्वेश्चन नंबर 85 देखोगे, असीम कुमार घोष जो है वो गवर्नर बने हैं हरियाणा के 21 जुलाई 2025 को। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है, तो 153 आर्टिकल नंबर जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स वेस्टेड इन गवर्नर, मतलब गवर्नर का कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में आर्टिकल 154 बताता है। और गवर्नर जो है एज इन स्टेट में होने चाहिए, आर्टिकल 153 बताता है। आर्टिकल 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 156 जो है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 160 जो है पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 200 जो है असेंट टू द बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे ये तमिलनाडु में ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, गवर्नर जो है वो ऐसे नहीं दे रहे थे, है ना, इंडिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई जजमेंट दिया था, है ना। आर्टिकल 213 जो है वो पावर टू प्रomulgate ऑर्डिनेंस है। 213 क्या है, पावर टू प्रomulgate ऑर्डिनेंस है। ये 213 के तहत जो है ये बेसिकली गवर्नर करता है, और 123 जो है वो एज इन क्या करता है, ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए, कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट अब देखोगे विवेक चतुर्वेदी के बारे में, तो ये चेयरमैन बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, सीबीआईसी के, विवेक चतुर्वेदी। विक्रम नाथ देखोगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखोगे, चेयरपर्सन का आ रहा है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने हैं नालसा के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एज इन जस्टिस विक्रम नाथ। उसके बाद यहाँ पे अनंत गोयनका जो है ये एज इन प्रेसिडेंट है फिक्की के। टाइम पीरियड इनका 2025-26 है। अपॉइंटमेंट इनका हुआ है 29 नवंबर 2025। फिक्की स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। सिग्निफिकेंस क्या है, ये लार्जेस्ट और ओपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, है ना, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट अपेक्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देखोगे, अ, प्रवीर रंजन के बारे में, तो ये एज इन डायरेक्टर जनरल बने हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोर्ड के, सीआईएसएफ के एज इन डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीण रंजन। उसके बाद ये एज इन सीआईएसएफ स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। गवर्निंग लॉ जो है सीआईएसएफ एक्ट 1968 के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1983। और स्टेटस जो है बेसिकली ये आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, ऑफ द यूनियन है। उसके बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के बारे में क्वेश्चन नंबर 91 देखोगे, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के बारे में देखोगे, ये चेयरपर्सन है एज एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो को एज इन ये हैंडल करती है। उसके बाद टर्म इनका जो है 2025 से 2027 है। जुडिशियल पोजीशन जो है वो जज दिल्ली हाई कोर्ट की, और एलिवेटेड एज अ परमानेंट जज 2017 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वीपो देख लेते हैं, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली अब देखोगे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका नंबर अब देखोगे यूएन एजेंसी में, तो वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन में। स्टैब्लिशमेंट इसका 1969 का हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड वाइड में इसका काम है। उसको क्वेश्चन नंबर 93 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आर वेंकट रमी, ये एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। आर वेंकट रमणी जो है, वेंकट रमणी, ये एज इन क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। साथ ही साथ ये एज इन 26 सितंबर 2025 को रीअपॉइंट होते हैं, टाइम पीरियड का 2 साल का है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखोगे तो एज इन 76 आर्टिकल जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एज इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके साथ ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और अपॉइंटमेंट एडवाइस जो है एज इन यूनियन कैबिनेट है। क्वेश्चन नंबर 94 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में देखोगे तो बेसिकली तो आर्टिकल 76 है, एज एन डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। स्टेटस देखोगे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। और फंक्शन जो है वो लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 95 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टीसीए कल्याणी, ये एज ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर अकाउंट, मतलब एज अ कंट्रोलर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एज इन ये इलेक्ट हुई अपॉइंट हुई है। और डिपार्टमेंट इनका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और नंबर जो है वो 29 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये बने हैं टीसी
ए कल्याणी। उसके क्वेश्चन नंबर 96 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, एज इन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये बेसिकली है क्या, प्रिंसिपल एडवाइजरी ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सोनाली मिश्रा, ये एज एन डायरेक्टर जनरल एज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये एज एन अपॉइंट हुई है 1 अगस्त 2025 को। ये फर्स्ट वुमेन जो हेड करेंगी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को। ये फोर्स जो है बेसिकली मेंशन किया गया है 143, मतलब 143 साल हो गया है, ठीक है। उसके बाद रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के बारे में देखोगे तो ये ओरिजिन ईयर है 1882, कब है 1882। और इंडियन का एज एन इनिशियल पर्पस देखोगे तो प्रपोज करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी और रेलवे कंपनीज को। ये डिक्लेयर्ड स्टैट्यूटरी फोर्स 1957 को, डिक्लेयर आर्म्ड फोर्स ऑन यूनियन 1985 को। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्वा स्वासुब्रमण्यन रमन, ये एज इन चेयरपर्सन ऑफ PAFRDA, मतलब एज इन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 20 जून 2025 को ये बने हैं, ठीक है। उसको शक्तिकांता दास देखोगे बेसिकली द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। यही थे आरबीआई गवर्नर पहले, है ना। प्रीवियस मेजर पोजीशन इनका गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और अभी क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अपॉइंटमेंट मंथ देखोगे इनका, तो फरवरी 2025 को इनको अपॉइंट किया गया था इस पोजीशन में। आरबीआई गवर्नर ये 25 थे, 26 जो है वो आ गए अभी न्यू, है ना। उसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो ये बेसिकली रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंशन सेक्टर्स है, और चेयर पर्सन मेंशन किया गया है पीडीएफ में एज इन सुबह सुब्रमण्यन रमणन, और एज इन सेक्टर जो रेगुलेट करते हैं पेंशन एंड रिटायरमेंट सेविंग्स को। उसमें फिक्की के बारे में देखोगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो ये एज इन फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्टैब्लिशमेंट इसका 1927 को हुआ था। एपेक्स बॉडी जो है वो एज इन मतलब नेचर जो है एपेक्स बॉडी है ऑर्गेनाइजेशंस के, एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सॉरी डिस्टिंक्शन जो है बेसिकली लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट नालसा। तो नालसा जो है बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है एज इन जस्टिस विक्रम नाथ है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखोगे तो 24 नवंबर 2025 को, और प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज एंड प्रोमोटिंग एक्सेस टू जस्टिस। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सीबीआईसी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, जो बेसिकली एक चेयरमैन जो है इनके विवेक चतुर्वेदी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इन इंडिया। उसका क्वेश्चन 15 देखोगे कि वहाँ पे रिलेटेड टू लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस मेंशन्ड थ्रू द अपॉइंट अपॉइंटमेंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का। जो बेसिकली होगा क्या कि एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल जो है वो एलजी के अंतर्गत आता है। उसको अपॉइंटेड पर्सन जो है विनय कुमार सक्सेना है, एलजी। और अपॉइंटमेंट डेट जो है 13 मार्च 2026 है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस मेंशन्ड थ्रू द अपॉइंटमेंट लिस्ट में, तो यहाँ पे एज इन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो तरनजीत सिंह संधू अपॉइंट हुए हैं, और साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेट टू तेलंगाना गवर्नर अपॉइंटमेंट, तो श्री प्रताप शुक्ला तेलंगाना गवर्नर 11 मार्च 2026 को ये एज इन इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नर के बारे में देखोगे तो जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के गवर्नर 10 मार्च 2026 को ये हुए हैं, ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। फिर नागालैंड गवर्नर नंद किशोर यादव नागालैंड के गवर्नर हैं, 13 मार्च 2026 को ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नर आर एन रवि जो है वो वेस्ट बंगाल के एज इन गवर्नर बने हैं 12 मार्च 2026 को। उसके बाद के संजय मूर्ति जो है एज इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है कैग। और ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट है, और ये क्या करता है ऑब्जेक्टिव, तो इंश्योर करता है फाइनेंसिंग अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। उसके बाद विजय कुमार राहतकर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके चेयरपर्सन बने हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मेन फंक्शन इसका क्या है, लीगल प्रोटेक्शंस देना है टू वुमेन राइट्स को, साथ ही साथ लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन्स और प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स वेलफेयर इनिशिएटिव्स में बेसिकली काम करता है। डॉक्टर अजय कुमार के बारे में देखोगे तो चेयरपर्सन बने हैं यूपीएससी के। अजय कुमार कौन बने हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देखोगे इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कौन बने हैं, चेयरमैन बने हैं एज 15 पे 2025 को। उसके प्रवीण सूद के बारे में देखोगे क्वेश्चन नंबर 14, तो एज इन सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, ये एक्सटेंड करते हैं 1 ईयर टाइम पीरियड इन मई 2026। और साथ ही साथ इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है,
और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखोगे तो हिंदी, प्रोफाइल क्राइम, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो ज्ञानेश कुमार के बारे में देखोगे, ये 26 कितने 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। ये चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स स्टेट ऑफ इंटरनेशनल आईडीईए। ईयर ऑफ चेयरमैनशिप जो है वो 2026 है। और यहाँ पे इंटरनेशनल आईडीए स्टैब्लिश हुआ था 1995 को। हेडक्वार्टर इसका टाइप एज देखोगे स्वीडन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और इलेक्टोरल प्रोसेस वर्ल्ड वाइड। उसके क्वेश्चन नंबर 116 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ऑफ अबाउट वी रामा सुब्रमण्यन, तो एज इन ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएच के एज इन अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 30 दिसंबर 2004 है। कब है? 30 दिसंबर 2004 है। फॉरवर्ड पोजीशन देखोगे सुप्रीम कोर्ट जज है। टाइम पीरियड का 3 ईयर्स है। और टेनवर जो एंड होता है वो एज इन दिसंबर 2007 को है। और एज इन ये जस्टिस अरुण मिश्रा को सक्सीड करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो एनएचआरसी स्टैब्लिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू मदन बी लोकुर, ये यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन है। ये टोटल मतलब टेनवर देखोगे इसका खत्म कब होता है इनका, तो 12 नवंबर 2028। और फॉरवर्ड पोजीशन का जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन, मैडम बी मदन बी लोकुर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बगैर गलीफ गली बफ जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनका, तो ईरान स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना अफेयर्स है, स्पीकर ऑफ ईरान पार्लियामेंट है, ठीक है, इतना नहीं जानना है। एज इन जॉन टर्नर जो है, ये ध्यान रखना आपको, जॉन टर्नर जो है वो एज इन एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर सीईओ ऑफ एप्पल बने हैं 1 सितंबर 2026 को। इफेक्टिव डेट रहेगा। और सक्सेसर जो है टीम कुक को ये हटे, मतलब टीम कुक को ये सक्सीड करेंगे। मतलब आप टीम कुक जो है वो हट के कौन बनेगा, जॉन टेनवर बनेगा एप्पल के सीईओ, याद रखना आपको, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टीम कुक देखोगे तो सीईओ ऑफ एप्पल थे 1 सितंबर 2026 को। और साथ ही साथ ये इफेक्टिव डेट जो है बेसिकली वो हट जाएंगे। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 1 सितंबर 2026 को हट जाएंगे। और न्यू रोल जो है इनका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एप्पल बोर्ड। और ज्वाइन किया था एप्पल ने 1998 को। और बिकेम सीईओ इन 2011, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तारिक रहमान, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं। 17 फरवरी 2026 से बेसिकली ये एज इन अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद बरहम सली जो हैं वो 12th यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजी यूएनएचआरसी के एज इन क्या हैं, अपॉइंट किए गए हैं बरहन सलीह। उसके बाद इनका टर्म जो है वो एज इन 5 ईयर है। और इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे एज इन सने ताइकिची, ये एज इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखोगे जोहरान ममदानी, ये एज इन मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, कहाँ की, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बने हैं। और ये एज्यूम करेंगे अपना ऑफिस जो 1 जनवरी 2026 से इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो एज्यूम कर लिया है। ये कौन है, ये एज इन यहाँ पे मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बने हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू शेखा नसीर अल नवाइस जो है ये एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनियन टूरिज्म बने हैं। टर्म जो है इनका 2026 से लेकर 2029 तक है। और टर्म बिगैन जो होता है जनवरी 2026 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गजाला हाशमी जो है बेसिकली गवर्नर ऑफ वर्जीनिया बनी है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया बने हैं गजाला हाशमी। और इलेक्शन डेट जो है 5 नवंबर 2025 को था, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 127 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू विवेक मेनन जो है वो एज एन आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के एज इन अपॉइंट किए गए हैं एज ए चेयर। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट इनका जो है 16 अक्टूबर 2025 को हुआ है। और एज इन हिस्टोरिक अचीवमेंट देखोगे तो फर्स्ट एशियन टू होल्ड दिस पोस्ट। और फाउंडर जो है बेसिकली ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रुथ ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे चेयरपर्सन, यहाँ पे देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 128, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशंस, एसएससी के बारे में, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशंस में ये एज इन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईयूसीएन इनके, किनके, तो स्पीशीज सर्वाइवल कम्युनिकेशंस के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज इन आईयूसीएन है, ठीक है। उसके बाद नो फिर वन ऑफ द 7 एक्सपर्ट कमीशन ऑफ आईयूसीएन ये।
उसके बाद अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 167 से देखेंगे। एज इन टॉपिक इसका आप मान सकते हो करंट ऑर्गेनाइजेशन हेड्स, ठीक है। करंट ऑर्गेनाइजेशन हेड में आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर हम जानते हैं तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1945 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस है ना, इससे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता ही है। यूएन हो गया या फिर आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान रखोगे थोड़ा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। देखो यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन जो है वो 1945 को हुआ था। आप देखोगे करंट हेड एज इन जून 3 2026 में देखोगे तो एज इन एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। डेजिग्नेशन आप देखोगे एज इन सेक्रेटरी जनरल है, और यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका एज इन यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सर्व करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल आपको ध्यान रखना होगा यूएन का कौन है, ठीक है, ये याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। 3 जून 2026 से ये बेसिकली अपना पद संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यूनेस्को में आप देखोगे तो फुल फॉर्म इसका क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट इसका भी 1945 को ही हुआ था। एज इन करंट हेड इसके कौन है तो खालिदी एनाली, और डायरेक्टर जनरल एज इन इनको मिला है, डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है ये। तो ऐसा पूछा जा सकता है ना कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये खालिद एल एनाली इनानी है। और इनका अपॉइंटमेंट जो है नवंबर 2025 को हुआ था। ये नेशनलिटी एज इन इजिप्ट के हैं और हेडक्वार्टर एज इन यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद एज इन डब्ल्यूएचओ के बारे में हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन 169 में कि फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्टैब्लिशमेंट इसका 1945 को हुआ था। इसके करंट हेड जो है वो टेड्रोस एंथनोम घेब्रेयेसुस हैं, ठीक है। एज इन आप नाम एक बार खुद से भी पढ़ लोगे, राइट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है ये, एज इन इनका पद डायरेक्टर जनरल का है, और इसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो एज इन इसका स्टैब्लिशमेंट 1945 को 44 का हुआ था। और इसके करंट हेड जो है एज इन अजय बांगा है, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये हेडक्वार्टर इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में देखेंगे तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1945 को हुआ था। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है इसके करंट हेड हैं, और डेजिग्नेशन एज इन ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और हेडक्वार्टर एज इन आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एफएओ। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिशमेंट इसका 1945 को हुआ था। करंट हेड जो है इसके क्यू डोंग्यू हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, और हेडक्वार्टर जो एफएओ का है वो एज इन रोम इटली में है, ठीक है। कहाँ पे है, रोम इटली में है। तो एफएओ का रोम इटली में है, और आईएमएफ का एज इन वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, और डब्ल्यूएचओ का स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में, है ना। उसके बाद यूनेस्को का आप देखोगे बेसिकली फ्रांस में है, पेरिस में, और एज इन ये यूएन का एज इन यूएसए में है, ठीक है। इस तरह करके आपको याद करके रखना होगा, है ना। और उसके बाद देखो आईएलओ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एज इन ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट 1919 को हुआ था, और इसके करंट हेड जो है वो गिलबर्ट एफ हंगबू है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब अगर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है वो डब्ल्यूएचओ का भी वहीं पे है। तो आईएलओ का और डब्ल्यूएचओ का दोनों का कहाँ पे है, एज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। तो एज इन डब्ल्यूएमओ का डब्ल्यूएचओ और आईएलओ दोनों का एज इन तीनों का एज इन कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टैब्लिशमेंट इसका 1950 को हुआ था। करंट हेड इसके सेलेस्ट सौलू हैं, जो कि एज इन सेक्रेटरी जनरल का एज इन पद संभाल के बैठे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 देखोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वीपो। विपो देखोगे बेसिकली तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ है। एज इन डेजिग्नेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल का है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको ध्यान रखोगे, ठीक है। आईएलओ हो गया, आईएमएफ हो गया, एक और अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, ये डब्ल्यूएमओ हो गया। ये सब कहाँ पे है, ये ठीक है, ये कहाँ पे हो गया, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू आईएईए मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्टैब्लिशमेंट इसका 1957 को हुआ था। ये करंट हेड इसके राफेल मनेरिनो ग्रोसी हैं, जो कि इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया वियना में आईएईए का एज इन हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 177 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी,
ठीक है। स्टैब्लिशमेंट 1950 को हुआ था। करंट हेड इसके एज इन ब्रह्म सली हैं और रेजिग्नेशन इनका हाई कमिश्नर है और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूनिसेफ। यूनिसेफ का एज इन हेडक्वार्टर जो है वो एज इन न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका एब्रिविएशन जो है एज इन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, स्टैब्लिशमेंट 1946 को है। और इसके करंट हेड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कैथरीन रसल है। कौन है? कैथरीन रसल है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 देखोगे, एज इन यूएन वुमेन्स का एज एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था और ये न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एज इन सीमा बाहोस है। सीमा बाहोस है। ठीक है। उसके बाद यूएनडीपी का आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट आप देखोगे 1965 को हुआ था और इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलेक्जेंडर डी क्रू है और अपॉइंटमेंट डेट जो है इनका एज इन अलेक्जेंडर डी क्रू का 2 दिसंबर 2025 का है और ये एज इन कहाँ के रहने वाले हैं? अलेक्जेंडर डी क्रू। तो ये एज इन बेल्जियम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूएनईपी अब देखोगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो एस्टैब्लिशमेंट इसका 1972 को हुआ था। करंट हेड देखोगे तो एज इन ये इंगर एंड्रेसन है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केनिया में है। किसका किसका मैंने बोला है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। उसके बाद एज इन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज एन स्टैब्लिशमेंट 1995 को हुआ था। एज इन करंट हेड इसके हैं गोजी ओकंजो इवल्या और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। डब्ल्यूटीओ जो है इसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ओपीसीडब्ल्यू जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका स्टैब्लिशमेंट 1997 को हुआ था। करंट हेड इसके एज इन फर्नांडो एरिस हैं। डायरेक्टर जनरल है ये फर्नांडो एरियस और इस नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो एज इन सबरीना डाला फ्योर होंगे और एज इन इफेक्टिव डेट जो है 25 जुलाई 2026 से होंगे ये। ठीक है। ये एज इन देखोगे ओपीसीडब्ल्यू जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, तो ये एज इन केमिकल वेपन कन्वेंशन ग्लोबली एज इन ये पॉलिसी मेंटेन करता है। ठीक है। पॉलिसी बनाता है उसके खिलाफ या फिर उसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 184 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए। स्टैब्लिशमेंट इसका 1974 को हुआ था। फेथियोल ब्रियोल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और पेरिस फ्रांस जो है एज इन इसका क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का आप नहीं रखोगे। ठीक है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आईएईए से आप इसको कंफ्यूज नहीं कर लोगे। आईएईए और आईईए दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब वेब एंड पोर्टल्स हम लोग देख लेंगे। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने टोटल 184 देख लिया है क्वेश्चन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सारा हम लोग ने देख लिया। लगभग लगभग जो भी पूछेगा उससे अधिक मतलब अधिक ही उससे ज़्यादा ही देखा है। मोर देन एनफ है वो। अब हम लोग वेब्स एंड पोर्टल्स और ऐप्स में देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू जनानी प्लेटफॉर्म, तो जनानी प्लेटफॉर्म का एज एन फुल फॉर्म देखोगे तो जर्नी ऑफ एंटीनेटल मतलब एंटी नेटल नेटल और न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा है। इसका फुल फॉर्म फिर से मैं बता देता हूँ, जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल और न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसका पर्पस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटर करना है और मेंटेन करना है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। ये क्या नाम है इसका? जनानी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। कन्वर्जन आपको पता चल रहा होगा, हेल्थ का रिकॉर्ड मतलब हेल्थ रिकॉर्ड रखना है वैसे लेडी जो एज इन रिप्रोडक्टिव एज में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल जो है ये एज इन वेरी इंपॉर्टेंट है। एज इन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। एज इन सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टाइमली इंटरप्रिटेशन करता है और अकाउंटेबल ग्रीवियंस रिड्रेसल है। ये एज ए सहयोग पोर्टल जो है स्ट्रेंथन करता है डिजिटल पब्लिक ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप कंप्लेन करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम होना चाहिए ना, वो यही है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली कि सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल, ये नीति आयोग के द्वारा सेंट्रल प्रभारी पोर्टल या फिर सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर, ये जो पोर्टल है ये आया है जो कि स्ट्रेंथन करता है रियल टाइम गवर्नेंस। रियल टाइम गवर्नेंस मतलब उस तत्कालीन सिचुएशन में अगर आपका बात सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, इंप्रूव करता है लास्ट माइल डिलीवरी और एज इन सपोर्ट करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू गृह सगम पोर्टल। क्या? गृह सुगम पोर्टल, ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा लाया गया है जो इनेबल करता है डिफेंस और गवर्नमेंट पर्सनल जो अवेल करेगा होम लोन्स इजीली। क्या करेगा? होम लोन्स इजीली अवेल करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्रिज्म एसजी पोर्टल। प्रिज्म एसजी पोर्टल जो है ये पोर्टल जो है वो बेसिकली रोड इंस्पेक्शंस को ध्यान देता है, स्टेज मैनेजमेंट और स्टील
ग्राइडर्स है, डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा। डेजिग्नेशन देखोगे बेसिकली अप्रूवल प्रोसेस, डेजिग्नेशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस, फास्टर अप्रूवल ऑफ रोड ओवर ब्रिज, और सपोर्ट करता है हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स को। कौन? प्रिज्म एसजी पोर्टल। यहाँ ध्यान रखना आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी रोड कनेक्टिविटी हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब एज इन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिज्म एसजी पोर्टल किसके लिए है? तो प्रिज्म एसजी पोर्टल जो है बेसिकली रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए है, ब्रिज प्रोजेक्ट्स के लिए है। गुरु सुगम पोर्टल जो था वो बेसिकली होम लोन्स के लिए था। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जो है वो रियल टाइम ग्रीवेंसेस के लिए था। वहीं पे सहयोग पोर्टल जो है वो बिहार गवर्नमेंट के लिए ग्रीवेंस रिडर्सल मैनेजमेंट के लिए था। और यहाँ पे जनानी जो प्लेटफॉर्म था वो बेसिकली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, जो मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स के लिए रखा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत बोला क्या? देखो यहाँ पे सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जो है बेसिकली किसके लिए है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम से जो सपोर्ट करेगा गवर्नेंस मॉनिटरिंग और एस्पिरेशनल रीजन्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पैमाना पोर्टल। पैमाना पोर्टल आप देखोगे एज इन प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और एनालिटिक फॉर नेशनल बिल्डिंग्स, डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। पर्पस इसका क्या है? मॉनिटर करना है सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जो कॉस्ट करेगा 150 करोड़ एंड अबव। और एक्सप्लेनेशन देखोगे बेसिकली पैमाना जो है वो मॉनिटर करेगा प्लेटफॉर्म को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा, जैसे कि भूमि राशि, उसके बाद स्वास्तिक, संपन्न, पंखुड़ी, यूबिन और स्वास्थ्य पोर्टल। ये सब सारा पोर्टल है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ये सब और भी पोर्टल है जैसे डिस्कशन के लिए है। उद्यम शक्ति, समाधान और कोयला शक्ति डैशबोर्ड, ये सब एज इन देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? भूमि राशि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये एज इन पोर्टल का एज एन नेम दिया गया है, एक जगह लिख दिया गया है, और आप इसको क्या करोगे? या तो खुद से पढ़ोगे, यहाँ पे वीडियो लेक्चर में बताते जा रहा हूँ, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा एज इन डेवलप किया गया है, जिसका काम क्या है? तो डिजिटलाइज करना है, डिजिटल में एज इन इसको देखना है लैंड एक्विजिशन और नोटिफिकेशन प्रोसेस को, मतलब सारा चीज़ क्या करना है? डिजिटली करना है, ठीक है। तो भूमि राशि पोर्टल जो है वो स्ट्रीमलाइंस करता है और डिजिटलाइज करता है लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर्स को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपको इतना याद रखना है, लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट को डिजिटलाइज करना है, ठीक है। जितना भी एज इन जमीन जायदाद का काम है वो एज एन और डिजिटली आपको काम करना है, उसका बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 192 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेट टू स्वास्तिक पोर्टल। स्वास्तिक पोर्टल जो है वो एज एन CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, एज एन इसका क्या है? एब्रीविएशन, ठीक है। मतलब डेवलप किया गया CSIR के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। और फुल फॉर्म जो है बेसिकली स्वास्तिक का दो साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसका काम क्या है? तो प्राइमरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्वास्तिक इनिशिएटिव्स का, प्राइमरी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्वास्तिक इनिशिएटिव्स का, और प्रमोट करता है साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो सोसाइटी को प्रदान करेगा। और ये डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च एज एन CSIR, NISCPR के, मतलब टोटली ये है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है, इसका फुल फॉर्म ये है। इसका काम क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म देना है स्वास्तिक इनिशिएटिव्स को, और बेसिकली ये साइंटिफिक वैलिडिटी है ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए और सोसाइटी के लिए। ये क्या करता है? ये बेसिकली डिपॉजिटरी और डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म है, जो वैलिडेट करेगा ट्रेडिशनल नॉलेज को, पुराने नॉलेज को क्या करेगा? उसको बेसिकली वैलिडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 193 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू संपन्न पोर्टल। तो संपन्न पोर्टल का एज इन संपन्न का फुल फॉर्म आप देखोगे तो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो आपको पता चल रहा होगा ये बेसिकली पेंशन से रिलेटेड है। ये डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। इसका काम आप देखोगे तो इंटीग्रेट करना है, मतलब एक साथ लाना है जितने भी पेंशन है ना उसको ऑनलाइन और मैनेज करना है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम्स को, पेंशन प्रोसेसिंग और सैंक्शंस को, डायरेक्ट बैंक डिसबर्सल, मतलब सीधा आपका पेंशन जो है वो सीधा बैंक में चला जाए और बैंक से आपके हाथों में चला जाए, वो इसका काम है। और ऑनलाइन ग्रीवियंसेस रिडर्सल ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। संपन्न डिजिटाइज करेगा पेंशन मैनेजमेंट को फॉर टेलीकॉम पेंशनर्स को, ठीक है। टेलीकॉम पेंशनर्स हैं उसको डिजिटलाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू पंखुड़ी पोर्टल। तो पंखुड़ी पोर्टल जो है ये एज एन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है। ये सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सिंगल विंडो, मतलब एक बार में ही एक ही जगह आपका सारा काम हो जाएगा, इसीलिए सिंगल विंडो बोला जाता है। ये एनेबल करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, NGO, कॉर्पोरेट्स और NRI का, सपोर्ट करता है वुमेन को और चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, फोकस करता है न्यूट्रिशंस में, हेल्थ में,
ECCE में मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में और वुमेन एम्प्लॉयमेंट में। बेसिकली ये फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, हेल्थ में और न्यूट्रिशन पे। ये सबको ध्यान रखना है। पंखुड़ी पोर्टल बेसिकली उसी के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यू विन पोर्टल। तो यू विन पोर्टल जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। एक डिजिटल इम्यूनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो कवर करेगा प्रेग्नेंट वुमेन को और एज इन चिल्ड्रन जिसका एज कितना है 16 ईयर्स तक है। ये फैसिलिटेट करेगा डिजिटलाइज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स को। फीचर देखोगे तो क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ केयर हेल्थ अकाउंट है आभा, और अवेल करता है 11 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। कितना? 11 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। ठीक है। यूविन पोर्टल इंडिया का जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इम्यूनलाइज करता है मैनेजमेंट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 196 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्वास्थ्य पोर्टल। आपको यूविन समझ में आया ना? देखो ये बेसिकली आपको इतना याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। ये क्या करता है? इम्यूनाइजेशन मतलब एज इन आपको सारा टीका लगा है कि नहीं। ठीक है। हर तरह का, जैसे मान लो कोई भी मान लो एज इन सीधा कोविड का मान लो ना, कोविड का अगर मान लो आपको एज इन वहाँ पे वैक्सीन लगा है कि नहीं, टीका लगा है कि नहीं, उसके बारे में कर रहा है। ये कवर करता है प्रेग्नेंट वुमेन को और चाइल्डहुड को, चिल्ड्रन को जिसका एज इन अप टू एज कितना है 16 वर्ष के बच्चों तक को। ये बेसिकली देखेगा कि उनको सारा टीका लगा है कि नहीं लगा है। और ये डिजिटलाइज करता है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को, मतलब जितना भी आपको टीका लगा है उसको आपका नाम पे और आपके आधार कार्ड पे अगर बना हुआ है तो उस पर डिजिटलाइज कर देगा। ठीक है। यही यूविन पोर्टल का काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 196 देखोगे, स्वास्थ्य पोर्टल। स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। ठीक है। जिसका काम क्या है कि ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है किसके लिए? हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ये प्रोवाइड करता है डेटा को, रिसर्च ब्रीफ्स को, साथ ही साथ केस स्टडीज को, और बिसाइड प्रिसाइज फॉर अक्रॉस इंडिया। मतलब ये क्या करता है? प्रैक्टिस फ्रॉम सॉरी केस स्टडीज को और बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस एरिया। देखो ये क्या है? वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, एक जगह में ही आपका हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस जो है ट्राइबल पॉपुलेशंस का वो मिल जाएगा या फिर एक जगह गैदर करेगा। साथ ही साथ डेटा प्रोवाइड करेगा, रिसर्च ब्रीफ दिखेगा, मतलब किस तरह का वहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, क्या वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, क्या प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उसको केस स्टडी के माध्यम से और बेस्ट प्रैक्टिसेस कितना अच्छा से अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए वो देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 197 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उद्यम साक्षी पोर्टल। ये एज इन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा एज इन डेवलप किया गया है, जिसका काम क्या है? सपोर्ट करना है वुमेन एंटरप्रेन्योर को, और साथ ही साथ प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्कीम्स को, और प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में। उसमें एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उद्यम साक्षी पोर्टल जो है ये प्रमोट करता है वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप को, किस तरह वुमेन जो है एज एन एंटरप्रेन्योर बन पाए, एज एन अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, वो मान सकते हो थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज से। फिर क्वेश्चन नंबर 198 देखोगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा लाया गया है। ये एड्रेस करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, कवर करता है जितने भी वर्कमैन एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन है उनको एज एन एक साथ लाता है, उनका प्रॉब्लम देखता है, फंक्शन करता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे समाधान जो है बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। समाधान नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का ऐसे समाधान करना है प्रॉब्लम्स का। उसके बाद क्वेश्चन 199 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कोयला शक्ति डैशबोर्ड। कोयला शक्ति डैशबोर्ड जो है वो डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इसका काम क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करेगा एंटायर कोल वैल्यू चेन को और कवर करता है ऑपरेशंस फ्रॉम माइन टू मार्केट। कहाँ से? फ्रॉम माइन टू मार्केट बेसिकली ये कवर करता है। ये बेसिकली फंक्शन करता है थ्रू अ यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस। कैसे? यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस से बेसिकली ये फंक्शन करता है। कोयला शक्ति डैशबोर्ड जो है वो इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटर करता है अक्रॉस द कोल सेक्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 200 देखोगे कि कौन सा पोर्टल जो है एज इन इस पीडीएफ में यहाँ पे मेंशन किया गया, अभी तक हम लोग जितना भी ऊपर पढ़ा है ना वो डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। बेसिकली अब हो क्या रहा है? अब रिविजन्स चल रहा है यहाँ पे। तो एज इन जनानी प्लेटफॉर्म और यू विन पोर्टल दोनों आपको पता चल गया। जनानी बेसिकली किसके लिए था? एज इन प्रेग्नेंट वुमेन जो एज इन रिप्रोडक्टिव एज पे है उनके लिए था, और यू विन पोर्टल किनके लिए था? बेसिकली जिनको वैक्सीनेशन था उनके लिए था। ठीक है। एज इन मैंने कोशिश किया है कि आपका यहाँ पे रिविजन्स भी हो जाए। ठीक है। आप एक बार पढ़ लो तो इस वीडियो को, उसके बाद आपको काम ना पड़े फिर से कहीं और पढ़ने का। फोकस करेगा एज इन पोर्टल में एज इन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज पर्टिकुलरली मैटरनल एंड चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ केयर को। उसके बाद इस पीडीएफ में देखोगे एज इन मेंशनड है वो डेवलप किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो एज इन सेंट्रल
प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल है, जो क्या करता है, ये गवर्नेंस मॉनिटरिंग और लास्ट माइल डिलीवरी अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रोग्राम्स के लिए है। सीपीओ पोर्टल जो है वो स्ट्रेंथन करता है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन एस्पिरेशनल रीजन्स में। उसके 202 देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा कौन सा पोर्टल, तो देखो एक ही जगह आपको सारा मिल जा रहा है, पंखुड़ी पोर्टल मिल जा रहा है। तो पंखुड़ी पोर्टल क्या कर रहा था, बेसिकली लड़कियों के लिए था, तो न्यूट्रिशन, हेल्थ, ईसीसीई, चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पंखुड़ी पोर्टल को लाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पंखुड़ी जो है बेसिकली पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म है वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 देखोगे, कौन सा पोर्टल है इस पीडीएफ में जो कि डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ये स्वास्थ्य पोर्टल है, ये हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस बताता है ऑफ इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशंस के बारे में। उसके बाद कौन सा पोर्टल जो है बेसिकली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड। ये इंटीग्रेट करता है कोल वैल्यू चेन को माइन टू मार्केट, मतलब देखो जहां से कोयला निकलता है और वो माइंस होता है और उसको मार्केट में उसको हम लोग किस तरह डील कर पाए, ये बेसिकली उसको इंटीग्रेट एक साथ लेके आता है, ठीक है। फिर कौन सा पोर्टल है जो डेवलप किया गया है एज एन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी के द्वारा, ये संपन्न पोर्टल है। क्या है संपन्न पोर्टल, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन के लिए, ठीक है। संपन्न पोर्टल किसके लिए था, पेंशन के लिए था। देखो आपका फायदा क्या हो रहा है कि आपने एक बार संपन्न पोर्टल पढ़ लिया, लेकिन आपको ऊपर जाकर फिर से देखना नहीं पड़ रहा है, आप यहीं से, ठीक है, आपके लिए यहीं पे है वो प्रेजेंट है, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको तुरंत याद भी आ जाएगा, रिकॉल कर लोगे तुरंत याद हो जाएगा। ये बेसिकली किसके लिए था, ये अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ पेंशन्स के लिए था, ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट और ग्रीवेंसेस रिडर्सल के लिए संपन्न पोर्टल जो है लाया गया था। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू CLAMP पोर्टल, ये कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट और पेमेंट पोर्टल है। कोल्ड कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट पोर्टल है, पेमेंट पोर्टल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लाया गया है। स्ट्रीमलाइन करता है, मतलब एक साइड लेके आता है लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस को और डिजिटाइज करता है कॉम्पनसेशन प्रोसीजर्स को, सपोर्ट करता है रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट इन कोल सेक्टर्स में। क्लैंप डिजिटाइज करता है कोल सेक्टर लैंड एक्विजिशन और कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू शाहव डिजिटल ओशियन डेटा पोर्टल, SAHAV डिजिटल ओशियन डेटा, ये बेसिकली डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। एसोसिएटेड मिनिस्टर जो है वो मेंशन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और फीचर इसका क्या है, GIS बेस्ड एज इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट करता है मेरीटाइम स्पेशल प्लानिंग को, ठीक है, किसको, मेरीटाइम स्पेशल स्पेटियल प्लानिंग को, असिस्ट ओशन मैनेजमेंट, मतलब ओशियन में ना किस तरह का मैनेजमेंट किया जा रहा है उसको ही देख रेख ये करता है। इसको डेवलप किया गया है इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन मैनेजमेंट कोलैबोरेशंस के साथ, और रिकॉग्निशन जो है वो डिजिटल पब्लिक गुड्स के ऐसा इसको माना गया है। क्या है ये, डिजिटल पब्लिक गुड्स की तरह, है ना। उसके बाद यहाँ पे उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, इसके बारे में आप देखोगे, ये बेसिकली यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट है, जो कि रिलेटेड आप देखोगे ये वक्फ एक्ट 1995 से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के अंतर्गत आता है। रियल टाइम अपलोडिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, और मॉनिटर करता है वक्फ के एसेट्स को, ठीक है। वक्फ एसेट्स आप समझ रहे हो, कोई भी एज एन इंसान अगर वक्फ बोर्ड में अपना लैंड दे देता है तो वो एज एन उसके लिए हो जाता है, लेकिन अब वैसा उस प्रावधान को हटा दिया गया है, ठीक है। आपको इसके मतलब इस मतलब वक्फ बोर्ड में क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसका इम्पोर्टेंस ऑफ प्रवाह पोर्टल, तो प्रवाह पोर्टल जो है वो एज इन प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशंस एंड ऑथराइजेशंस हैं, जो डेवलप किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्रवाह पोर्टल जो है प्रवाह पोर्टल जो है वो एज इन किनके द्वारा डेवलप किया गया है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो बेसिकली रेगुलेटरी ऑथराइजेशन है, लाइसेंस एंड अप्रूवल है, और अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एंटिटीज है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स अब देखोगे बेसिकली, तो साक्षी पोर्टल आता है, ई साक्षी पोर्टल आता है, ठीक है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा लाया गया है, जो कि इनेबल करता है MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू क्या करेंगे, डिजिटली कमेंट्स करेंगे प्रोजेक्ट को, रिकमेंड करेंगे प्रोजेक्ट्स को। ये बेसिकली मॉनिटर करेगा M प्रहलाद प्रोजेक्ट को और ट्रैक करेगा प्रोजेक्ट स्टेटस को, मतलब जो कि जितने भी प्रोजेक्ट जो है ना उसको डिजिटल लेके आना है, और मतलब इनेबल करेंगे MP को कि डिजिटली आप किस तरह उस प्रोजेक्ट को करिए, मतलब MP का प्रोजेक्ट को डिजिटली यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। ये ई साक्षी पोर्टल है। ये बेसिकली M प्रहलाद स्कीम आपको पता होगा, एज इन हर जितने भी MP हैं बेसिकली राज्यसभा के, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुछ कुछ काम करना पड़ेगा प्रति वर्ष, है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना, याद रखना है आपको, जो भी है आप एक बार देख लोगे।
उसके बाद भारत पोल पोर्टल देखोगे एज़ इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एमएचए के द्वारा लाया गया है, जो क्या करता है, ये एज़ इन टेक्निकल डेवलपमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस का, जो पर्पस का क्या है, स्ट्रेंथन करना है क्राइम कंट्रोल को, कनेक्ट करना है स्टेट के पुलिस फोर्स को, कनेक्ट करना है इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को और लिंक करना है एजेंसीज ऑफ इंटरपोल नेटवर्क्स ऑफ 195 कंट्रीज। तो भारत पोल क्या है, ये ऐसे स्ट्रेंथन करता है क्राइम कंट्रोल को, मतलब क्राइम को रोकता है, उसको कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है जितने भी पुलिस फोर्सेस को एक साथ, कनेक्ट करता है इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और ये जो भी है, ये एजेंसी है, ये एज ए लिंक है इंटरपोल। इंटरपोल जो वैसा नेटवर्क है जो 195 कंट्री से लिंक्ड रहता है। भारत पोल देखोगे इनहेंस करता है इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन थ्रू इंटरपोल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट देखना है प्राणा पोर्टल। तो प्राणा पोर्टल जो है बेसिकली, ये इसका फुल फॉर्म देखोगे, पोर्टल फॉर रेगुलेशंस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, जो डेवलप एज इन थ्रू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका पर्पस क्या है, मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन, क्या सॉरी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डिजिपिन। डिजिपिन जो है एज इन डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर है, क्या है, एक नंबर है, एज इन ये क्या है, डिजिटल है, और किसका, पोस्टल इंडेक्स का। तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एज इन डेवलप किया गया है, और आईआईटी हैदराबाद ने इसका साथ एज इन साथ दिया है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो ने भी साथ दिया है। फीचर इसका क्या है, ये ओपन सोर्स इंटर ऑपरेबल और जियो कोड है, जो ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। क्या है, ग्रिड बेस्ड, जैसे हमारा पिन कोड होता है ना, तो हर सिटी का, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तो उसी तरह का ये ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। और ये क्या करेगा, ये यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो कवर करेगा एवरी 4M इंटू 4M प्रॉपर्टीज इन इंडिया, मतलब सारे प्रॉपर्टी को ये डिजिटलाइज एज कुछ नंबर देके टैग करेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना डिजिपिन को, है ना, जमीन के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द्रव्य पोर्टल। तो द्रव्य पोर्टल जो है बेसिकली डिजिटलाइज्ड, क्या है, डिजिटाइज्ड रेट्रीवियल एप्लीकेशंस फॉर वर्सटाइल यार्ड्रिक्स ऑफ आयुष। ये एज ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा द्रव्य पोर्टल DRAVYA लाया गया है। इसका एब्रिविएशन क्या है, डिजिटलाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशंस फॉर वर्सटाइल याद्रिक ऑफ आयुष। ये बेसिकली ओपन एक्सेस ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी है, जो इंटीग्रेट करता है क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट को और इंटीग्रेट करता है मॉडर्न रिसर्च प्लेटफॉर्म को, ठीक है। द्रव्य एज इन सर्वर जो है वो एज इन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है फॉर आयुष रिसर्च के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ECINET, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ ले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क एज इन इसका फुल फॉर्म है, जो कि डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से देख रहे हो ना, 215 लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज इन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क है, जो कि डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सीमलेस इलेक्टोरल सर्विस है सिटीजन्स के लिए, जो एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल और यूजर फ्रेंडली इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ECI नेट डिजिटलाइज करता है इलेक्शन रिलेटेड सर्विसेज और मैनेजमेंट को। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ई मैप देखोगे, ई मैप पोर्टल जो है बेसिकली नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है। क्या है, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा डेवलप किया गया है। पर्पस का क्या है, इंटीग्रेट करना है स्टेट के लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम्स को, स्ट्रीमलाइन करना है लाइसेंस इंश्योरेंस को, इशुएंस को, और इक्विपमेंट वेरिफिकेशंस करता है, और एनफोर्समेंट और कंप्लायंस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ई मैप जो है वो क्रिएट करता है यूनिफाइड लीगल मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम्स को। उसका क्वेश्चन नंबर 217 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। ये ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, अवेलेबल है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। ई दाखिल जो है क्या है, ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ध्यान रखना है यूपीएससी में ना एज इन FIR EFIR के बारे में पूछ दिया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन कंप्लेन फाइलिंग प्लेटफॉर्म है, जो अवेलेबल अक्रॉस द ऑल द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ई दाखिल जो है इनेबल करता है डिजिटल फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 218 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सहयोग पोर्टल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनेबल करता है गवर्नमेंट एजेंसीज जो इशू कर सकते हैं नोटिस टू IT इंटरमीडियरीज को। ये लीगल प्रोविजन जो है, जो सेक्शन, ये इतना सेक्शन याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है ना कि एज इन सहयोग पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है क्या, तो ये एज इन लीगल क्या करता है, इनेबल करता है गवर्नमेंट एजेंसीज को इशू नोटिस कर सकते हैं IT इंटरमीडियरीज के खिलाफ, IT कंपनीज के खिलाफ।
ये सपोर्ट करता है रिमूवल ऑफ डिसेबलिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट को भी, ये बेसिकली इसको मॉनिटर करेगा। कोई भी मान लो एज इन हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, क्या उसको बोलते हैं, डिजिटली मतलब साइबर क्राइम हो गया, या फिर मैं एज इन एग्जैक्ट वर्ड भूल जा रहा हूँ, एज इन फेस किसी और का लगा रहा है और बॉडी किसी का और है, और कुछ एज इन गलत दिखा रहा है कि बैड एक्ट दिखा रहा है, तो उस तरह का एज इन उसमें मॉनिटर कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ई जागृति पोर्टल जो है, एज इन फुल फॉर्म इसका आप देखोगे, जस्टिस ग्रीवियंसेस रिडर्सल थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। ये पर्पस का देखोगे तो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग, केस ट्रैकिंग, एक्सेस करना जजमेंट को, स्ट्रेंथ करना है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल को, ठीक है। ई जागृति पोर्टल जो है वो जस्टिस ग्रीवेंसेस रिडर्सल थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा है ना। क्या आपको करना है, ग्रीवेंसेस रिडर्सल इन इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना है, केस को एज इन ट्रैकिंग करना है कि आपने जो कंप्लेंट फाइल किया उसका क्या एज इन स्टेटस है, एक्सेस करना है जजमेंट को, स्ट्रेंथ करना है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल को। तो ई जागृति पोर्टल जो है बेसिकली उन्हीं के लिए, ग्रीवियंसर रिडर्सल थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपना जो ग्रीवियंस आप रिडर्सल किए हैं, कहीं केस किए हैं, कुछ दाखिल किए हैं, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली आईटी के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर 220 देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। ये एज इन डेवलप किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, एज इन ये साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, जो एज इन एक्सपीडिट करता है साइबर क्राइम रिलेटेड टू रिफंड्स टू सिटीजन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 221 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू डिपोर्ट दर्पण पोर्टल। डिपोर्ट दर्पण पोर्टल जो है एज ए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एज लॉन्च किया गया है। रियल टाइम ट्रैकिंग है फूड डिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, मॉनिटर करता है ऑपरेशन प्लेटफॉर्म ऑफ फूड डिपोर्ट नेशन वाइड। मतलब फूड जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, उसके बारे में बेसिकली देखता है। जो डिपोर्ट है ना, डिपोर्ट का मतलब समझ रहे हो, बेसिकली लेन देन, और दर्पण देखना है, तो एज इन क्या डिपोर्ट हो रहा है, या फिर कोई अगर मान लो डी माल आ गया है, कोई खराब एज एन प्रोडक्ट आ गया है, तो उसको हम लोग फिर से बैक भेज देंगे, तो उसको डिपोर्ट बोलते हैं। तो बैक एज एन उसके ओरिजिन में भेजेंगे, तो वो वही पोर्टल है, ठीक है। रियल टाइम ट्रैक करता है फूड के डिपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मॉनिटर करता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस किस तरह हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके क्वेश्चन नंबर 222 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी टू अन्न दर्पण पोर्टल जो है, ये एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। पर्पज का देखोगे, मॉडर्नाइज करना है एफसीआई सप्लाई चेन्स को, मैनेजमेंट सिस्टम्स को। अन्न दर्पण सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिकली एफसीआई ऑपरेशंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू संसद भाषिनी। तो संसद भाषिनी जो है वो डेवलप किया गया लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा, साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी के द्वारा डेवलप किया गया संसद भाषिनी। जो क्या करता है, ये एआई बेस्ड मल्टीलिंग्वेज प्लेटफॉर्म है, मतलब लाइव ट्रांसलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म डिबेट जो होता है ना, उसको ये कर सकता है संसद भाषिनी ऐप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे निदान पोर्टल। निदान पोर्टल जो है एज ए नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर, ये डेवलप किया गया है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको एज एन डेवलप किया गया है। इसके अंतर्गत आता है, ये डेटाबेस एसेस करता है फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी DLEAS इंफॉर्मेशन एंड नार्कोटिक ऑफेंडर्स। निदान जो है बेसिकली ये सेंट्रलाइज करता है डेटा को ऑन अरेस्ट नार्कोटिक ऑफेंडर्स में। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्स रिलेटेड टू एआई कोशा। एआई कोशा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई कोशा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 225 हम लोग देख रहे हैं ना, ये एजन क्या करता है, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, ये रिपोजिटरी है डेटा सेट्स का, रिपोजिटरी है एआई मॉडल्स का, और रिपोजिटरी है एआई यूज केसेस का, ठीक है। फिर से अगर मैं बता दूं तो बेसिकली ये है क्या, देखो अब देखोगे ये बेसिकली इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। इसका काम क्या है, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, ये एज इन रिपोजिटरी है, मतलब बेसिकली डेटा सेट्स का रख रखाव है ना, एआई मॉडल का रख रखाव और एआई यूजर्स केसेस का रख रखाव करता है। ये एज इन एआई को सपोर्ट करता है, इंडिया के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को संभालता है, उसके मॉडल्स को रखता है, इसके केसेस को रखता है जो उसको यूज़ किया जाएगा, डेटा सेट्स को जिस बेसिकली जिस तरह उसका डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका देखभाल करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू अमृत ज्ञान कोशा पोर्टल जो है, ये एज इन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, कर्मयोगी भारत एज इन डेवलप किया गया है, मतलब किनके द्वारा डेवलप किया गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत। पर्पस इसका क्या है, रिपोजिटरी है और गवर्नेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अमृत ज्ञान कोश डॉक्यूमेंट जो है वो इन गवर्नेंस इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए है। उससे क्वेश्चन नंबर 227 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एकलव्य प्लेटफॉर्म। एकलव्य प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, ये एज इन क्या है, ये एज इन भाषाचार्य क्या भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड
जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने भी एज एन हेल्प किया है। पर्पस इसका क्या है? डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग मतलब डिजिटल मिलिट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑफर करता है ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इसमें देखा जाता है। एकलव्य प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री का लर्निंग बेसिकली ये एज इन डिजिटली करवाता है, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी शी बॉक्स पोर्टल। ये सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, इसका फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के द्वारा इसको लाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 229 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू शरत वर्जन 2 पोर्टल, एज इन सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल्स है, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनकॉइस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको लाया गया है। शरत वर्जन 2 पोर्टल जो है वो इनकॉइस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के द्वारा इसको लाया गया है। ये एज इन मेरीन रेस्क्यू एड टूल है, रियल टाइम प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स सपोर्ट है और सर्च और रेस्क्यू एजेंसी है, मतलब सार एजेंसी है। क्या है? सरत वर्जन 2 जो है बेसिकली ये सर्च और रेस्क्यू एड टूल है, सर्च एंड रेस्क्यू का काम करता है, इनक्वाइज के द्वारा बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसमें एज एन हेल्प आउट किया है। मरीन रेस्क्यू करता है, मान लो मरीन को भुला जाता है, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई शिप नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, कहीं ऑयल स्पिल हो गया है, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम होगा, बेसिकली उसके लिए ये काम करेगा। उसके बाद स्कैन पोर्टल, तो स्कैन पोर्टल जो है बेसिकली फुल फॉर्म इसका, ये क्वेश्चन नंबर 230 देख रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसे उसमें कोई भी सीरियस नहीं लोगे, प्लीज़ थोड़ा डेटा देखोगे या फिर मतलब जो भी इसमें कंटेंट है बहुत मेहनत से और सही है कंटेंट, ठीक है। मुझे भी ऐसा सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस बार कंटेंट जो है आपके लिए अच्छा आया हुआ है। ये स्कैन पोर्टल आप देखोगे बेसिकली, तो सब्सिडी क्लेम्स एप्लीकेशन फॉर NFSA डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। ये सिंगल विंडो सबमिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम्स बाई स्टेट्स है। स्कैन सिंप्लीफाई करता है NFSA सब्सिडी क्लेम्स प्रोसेसिंग्स को, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस जो है उनके द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। पर्पस का देखोगे, नॉलेज रिपोजिस्ट्री ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और इन्हांस करता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स को। पोर्टल जो है प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन्स में, ठीक है। उसके बाद विजन पोर्टल देखोगे, क्वेश्चन नंबर 232, यस इन इसका फुल फॉर्म जो है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशंस एंड आउटरीच नेटवर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लाया गया है। प्रमोट करता है एजुकेशन को, एनकरेज करता है स्किल डेवलपमेंट को और इनोवेशंस अमंग द अन प्रिविलेज चिल्ड्रन, मतलब वैसे लोग जो बीपीएल लोग होते हैं ना, जैसे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, या फिर जिनको एज इन उतना फैसिलिटी नहीं मिला है, उनको एज इन बेसिकली उनके लिए भी इसको लाया गया है। उनको एज इन स्किल डेवलपमेंट देगा, एजुकेशन देगा और उसको एज इन लिटरेट बनाएगा, यही काम है विजन पोर्टल का, है ना। ये आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विकसित भारत इनिशिएटिव स्टूडेंट इनोवेटिव्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद देखोगे, अब मोबाइल एप्स एज इन कुछ हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस एज इन शू शाख्या चैटबोट, यह डेवलप किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। AI पावर्ड चैटबोट है, जो बेसिकली क्या करता है, इंटीग्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट्स के साथ और प्रोवाइड करता है ईजियर एक्सेस टू जस्टिस और कोर्ट के रिलेटेड सर्विसेज को। ये याद रखना है, सुशाख्य चैटबॉट जो है ये बेसिकली वैसा चैटबॉट है जो एज एन, ये बॉट है, बोट नहीं है, चैटबॉट है, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से इंटीग्रेट रखता है और जस्टिस जो है बेसिकली कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज आप इस ऐप को ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू खुरेल ऐप, ये बेसिकली मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया रियल टाइम डिजास्टर रिस्पांस को दिखाता है। उसके इंपॉर्टेंट अबाउट स्माइल बेगर सर्वे मोबाइल ऐप, क्या स्माइल, स्माइल आप याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया है, जो कि बेगर सब स्कीम है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, मतलब बेसिकली जो बेगर हैं, जो एक्ट ऑफ बेगिंग में एज इन शामिल हैं, उनके लिए लाया गया है। रियल टाइम डेटा कलेक्शन उनके लिए, इंप्रूव मॉनिटरिंग और स्ट्रेंथन करना है उनके फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन को, राइट। स्माइल प्रोग्राम बेसिकली बेगर के लिए लाया गया है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू निगरानी ऐप, ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के द्वारा। रिलेटेड स्कीम देखोगे, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के द्वारा लाया गया है। स्कीम बेसिकली देखोगे ये एज इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम है, ठीक है। उसके बाद शाइन ऐप देखोगे एज इन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 237 देख रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, ठीक है। क्या है ये?
सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा लाया गया है, ये इनेबल करता है वुमेन एम्प्लॉय को। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन में या फिर रेलवे के वुमेन को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट केस अगर फाइल करना है तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनेबल करता है वुमेन एम्प्लॉय को वो एट फाइल कर सकते हैं वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट। ये इंटीग्रेट किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ, HRMS के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 238 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि सुजम भारत ऐप है, सुजलम भारत ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लाया गया है। ये ट्रांसफॉर्म करेगा रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को। सुजलम भारत सपोर्ट इंप्रूव करेगा गवर्नेंस को इन रूरल ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 देखोगे तो एज इन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे एज इन न्यू आधार ऐप का, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा UIDAI के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये पर्पस का देखोगे रिड्यूस करना है रिलायंस ऑन पेपर कॉपीज ऑफ आधार, मतलब बेसिकली आपको आप जो डिपेंडेंट हो ना पेपर कॉपी ऑफ आधार से, उससे एज इन उसको खत्म करना है और डिजिटली आप एक्टिव हो जाइए। फैसिलिटेट करिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन हॉस्टल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस में। ऐप प्रमोट करता है डिजिटल आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 240 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू चोमातार ऐप, मतलब चुमातार ऐप मतलब अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। ये सेंसिटाइज करता है चिल्ड्रन अबाउट गुड टच एंड बैड टच, और ये एज इन गेमिंग एप्लीकेशन जैसे कि गेमिंग एप्लीकेशन की तरह काम करता है। इंपॉर्टेंट एज इन 241 देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू माई भारत मोबाइल ऐप जो है ये डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा। ये डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन के द्वारा भी डेवलप किया गया, मतलब दोनों का कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन। इसका पर्पस देखोगे ऑनलाइन यूथ लीडरशिप प्लेटफॉर्म है, सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखोगे डिपार्टमेंट यूथ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 242 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जल दूत ऐप। जल दूत ऐप जो है एज इन ये ज्वाइंट डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ये एज इन पर्पस का देखोगे मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस इंडिया। जल दूत है ना, जल दूत जो है बेसिकली क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर कितना किस लेवल में है, प्रेजेंट में है ऑल ओवर इंडिया में, उसको ये बेसिकली मॉनिटर करता है, देख रेख करता है उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 243 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कपास किसान ऐप। तो कपास एज आपको उस नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। ये एज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लाया गया है। फार्मर सेल्फ रजिस्टरिंग स्लॉट बुकिंग और पेमेंट ट्रैकिंग का बेसिकली ये काम करता है। ये कॉटन फार्मर के लिए है, किसके लिए, कॉटन फार्मर के लिए थ्रू डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 244 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यहाँ पे राष्ट्र पर्व ऐप एंड वेबसाइट, ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये क्या करता है, डिजिटल एसेस टू इन्फॉर्मेशन और नेशनल इवेंट्स को, एज इन इवेंट जो कवर किया जाएगा इसमें रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, इंडिपेंडेंस डे और अदर नेशनल सेलिब्रेशन जो है। तो ये ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राष्ट्र प्रोवाइड जो मतलब राष्ट्र पर प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और नेशनल इवेंट्स, मतलब कौन सा नेशनल इवेंट्स हो गया, जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, अदर नेशनल सेलिब्रेशन जो हो गया, ये बेसिकली उसी में ये एज ए नेशनल इवेंट जितने भी होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन देगा, इस ऐप में इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 245 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन ऐप जो है ना एम्स दिल्ली के द्वारा लाया गया है। एक पर्पस क्या है, AI ड्रिवन मेंटल हेल्थ और वेलनेस सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। नेवर अलोन जो है प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट थ्रू AI बेस्ड असिस्टेंस के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 246 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टूरिज्म के द्वारा लाया गया है। क्या, भारत रणभूमि दर्शन प्रमोट करता है ये बैटलफील्ड टूरिज्म, फैसिलिटेट करता है एसेस टू हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट मिलिट्री सर्विसेज को और हाईलाइट करता है ब्रेवरी और स्केरी ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 247 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू अन्न मित्रा ऐप। ये डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये डिजिटाइज करता है वर्कफोर्स ऑफ फेयर प्राइसेस शॉप ओनर्स, असिस्ट करता है फूड इंस्पेक्टर को, असिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर्स को। अन्ना मित्रा डिजिटाइज करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेशंस को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 248 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू संचार साथी ऐप पोर्टल। तो संचार साथी पोर्टल ऐप जो है वो डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन के द्वारा लाया गया है। ये डिटेक्ट करता है फ्रॉडलैंड मोबाइल कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग थ्रू चक्षु फैसिलिटी। संचार साथी जो है वो हेल्प करता है सिटीजन्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सके, रिपोर्ट टेलीकॉम फ्रॉड को, क्या कर सके, रिपोर्ट टेलीकॉम फ्रॉड को बेसिकली पहचान पाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 249 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू भागीरथ मोबाइल ऐप। भागीरथ मोबाइल ऐप जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। रिपोर्ट करता है डाइंग ऑन एंगेज्ड वाटर सोर्सेस और प्रमोट करता है पार्टिसिपेटरी वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट्स को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू
संरक्षक ऐप। ये संरक्षक ऐप जो है ना, ये एज इंडियन रेलवे के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये सेफ्टी अवेयरनेस देख रेख करता है कि आप मतलब अपने पीपल को, मतलब जो रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए है। ये सेफ्टी अवेयरनेस और ट्रेन करता है फ्रंटलाइन रेलवे एम्प्लॉय को। संरक्षक जो है वो स्ट्रेंथन करता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखोगे आप, ट्रेनिंग विद इन द इंडियन रेलवे। देखो कुछ कुछ रह गया है, हाँ है तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251 देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यहाँ पे वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप। तो ये डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते एज इन इसका स्कीम, रिलेटेड स्कीम एज इन इसी का है, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप। तो ये प्रोवाइड करता है वेस्ट पिकर को, उसके प्रोफाइल को, मतलब वेस्ट पिकर जो है ना उसके प्रोफाइल को एज इन ये प्रोवाइड करता है फॉर्मल आइडेंटिटी और फैसिलिटेट करता है सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स, वेस्ट पिकर जो एज इन कूड़ा उठाते हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 252 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू रंगीन मछली ऐप। तो ये एज इन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा लाया गया है। इंस्टीट्यूट जो है एज इन ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर। पर्पस का क्या है, सपोर्ट करता है हॉबिस्ट को, असिस्ट करता है फिश फार्मर को, और हेल्प करता है प्रोफेशनल्स इन ऑर्नामेंट फिश इंडस्ट्रीज में। फीचर देखोगे ये मल्टी लिंगुअल इन्फॉर्मेशन है और रिलायबल और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस को बेसिकली ये फीचर है, मतलब इसका गाइडलाइन प्रोड्यूस करता है किसके लिए, मछली के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिजिटल सपोर्ट देता है ऑन ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर। क्या करता है, डिजिटल सपोर्ट देता है ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 253 देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू जीवन ऐप। ये एज एन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड विजुअल असिस्टेंस नेटवर्क है, जो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। ये इन्हांस करता है सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन, इंप्रूव करता है वेलफेयर सर्विसेज को, इंप्रूव करता है हेल्थ केयर एक्सेस को, और प्रमोट करता है सोशल इंक्लूजन ऑफ एल्डरली पर्सन को। उसके बाद यहाँ पे जीवन जो है बेसिकली डेडिकेटेड है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो ये आपको ये याद रखना है, जीवन ऐप का ये एज इन ये पर्पस है, लेकिन ये है किसके लिए, ये एज इन सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। बस आप थोड़ा बेसिक याद रखोगे ना, उसके बाद उस प्रोग्राम को आपको याद आ जाएगा वो, है ना। उसके रिलेटेड यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 254 देख रहे हैं, लास्ट चल रहा है हमारा। तो साहत्यायु ऐप, क्या साहत्यायु ऐप, ये एज इन मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, साहत्यायु ऐप। ये सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया है। ये आप देखोगे डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है केयर गिविंग सर्विसेज को, स्ट्रेंथन करता है एल्डरली केयर सर्विसेज को, और इंप्रूव करता है सपोर्ट सिस्टम्स फॉर सीनियर सिटीजन अक्रॉस इंडिया। ये स्ट्रेंथन करता है एज इन यहाँ पे देखोगे केयर गिविंग सिस्टम, मतलब बेसिकली है ना ये एल्डरली सपोर्ट्स के लिए। देखो यहाँ पे ना आप देखोगे सीनियर सिटीजन के लिए था जीवन जीवन ऐप, साथियायु ऐप भी जो है ये सीनियर एल्डरली सपोर्ट देता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट करता है केयर गिविंग सर्विसेज, स्ट्रेंथन करता है एल्डरली केयर सर्विसेज को, और यहाँ पे क्या कर रहा था, वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एक्सेस के लिए उसके लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो जीवन ऐप और सत्यायु ऐप दोनों लगभग लगभग सेम ही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 255 देखोगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि विच डिजिटल इनिशिएटिव रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन वाज मेंशन्ड इन PDF, मतलब डिजिटल सीनियर सिटीजन के लिए था। तो जीवन ऐप था, सत्यायु ऐप था, दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा एज एन लाया गया था। दो जीवन का एज एन फुल फॉर्म जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड विजुअल असिस्टेंस नेटवर्क था, जो कि फोकस करता था वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, और एक्सेस करता था सोशल इंक्लूजन ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं सत्यायु ऐप जो था वो एज एन सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी इसका फुल फॉर्म था, जो फोकस करता था केयर गिविंग सपोर्ट्स के लिए, स्ट्रेंथ करता था एल्डरली केयर सर्विसेज को। यहाँ पे देखोगे ये जीवन साथी और सत्यायु जो है बेसिकली मेजर डिजिटल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है वेलफेयर और केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। ये था हमारा 255 क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन आप मैंने एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिया है। नेक्स्ट 250 जो है वो एज एन हमारा पार्ट 2 में आ जाएगा। टिल देन प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखो, और इनकेस आपने यहाँ तक देख लिया है, अगर अपना आपने कहीं अगर नोट किया है तो वहाँ पे देखो कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट किया है, और यहीं अगर आप 5 मिनट 10 मिनट देख के अगर चले जाते हो तो वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो feel free, if you are willing to watch you can, if not it's good, okay। और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना।